कहानी की शुरुआत में हमें डेविस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। इस वक्त वो अपने फोन से किसी को ट्रैक कर रहा था। काफी समय से वो अपनी कार से उस बंदे का पीछा करता है। उसे चकमा देने के बाद वो उसके कार के सामने आकर के अपनी कार को रोक देता है। इसके बाद वो मास्क पहनता है, अपनी गन निकालता है और जिसका वो पीछा कर रहा था उसके सामने जा करके उसके ऊपर गन तान देता है। वो उसे अपनी डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद वो जा करके उसकी कार में से ट्रैकर और उसका फोन ले लेता है। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। जिसके हाथ में सूटकेस था उसका नाम था बेन और वो अपने भांजे गैब्रियल को भी लेकर के आया था। ज्वेलरी शॉप ओनर का नाम था डैनी, जो इन्हें कुछ हीरे निकाल करके देता है। ये हीरा ले जा करके इन्हें किसी को सप्लाई करना था, लेकिन तभी डैनी बेन को अंदर बुलाता है उससे कुछ बात करने के लिए। इसके बाद जब बेन अंदर जाता है तब डैनी उसे बताता है कि जो हीरा मैंने तुम्हें दिया है वो नकली है, भले ही वो तुम्हारा भांजा है लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इसके बाद वो असली हीरे निकाल करके देता है। बेन उन हीरो को लेता है और उसे अपने जूते में छुपा लेता है। इसी ज्वेलरी शॉप के बाहर हम डेविस को देखते हैं जो अपनी कार में बैठ करके इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हीरे को लेने के बाद बेन वापस से जा करके अपने भांजे के साथ कार में बैठता है और यहाँ से जाने लगता है। इन्हें नहीं पता था लेकिन डेविस काफी समय से इनका पीछा कर रहा था। वो अपना मास्क पहनता है और अपनी कार को ले जा करके उनके कार के बगल में खड़ी कर देता है और जब वो इन्हें गन दिखाता है तो वो दोनों डर जाते हैं। इन्हें और डराने के लिए वो अपने फोन में बेन के घर का वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि अगर अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेन काफी डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी फैमिली को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। डेविस के कहने पर ये लोग अपना फोन और गन उसके कार में फेंक देते हैं। इसके बाद वो जाकर के बेन को कार से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि हीरे कहाँ पर हैं, जिस पर बेन कहता है कि वो कार के आगे वाली सीट पर पड़ी हुई हैं। जिस पर डेविस कहता है कि नकली हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असली वाले हीरे कहाँ पर हैं। इतना सुनते ही बेन भी काफी हैरान हो जाता है। वो बेन को मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए वो मजबूरी में आकर के असली हीरे निकाल करके उसे दे देता है। इसके बाद वो उस बंदे को डिग्गी में से बाहर निकालता है जिसने उसने पहले ही किडनैप कर लिया था। दरअसल यही वो बंदा था जो हीरे को खरीदने के लिए जाने वाला था। इसके बाद डेविस जा करके अपनी कार में बैठता है और यहाँ से निकलने लगता है। उस समय गैब्रियल अपनी गन निकाल करके उसके ऊपर तान देता है। दरअसल गैब्रियल के पास दो गन था। एक गन उसने छुपा कर रखा था, उसके हाथ में गन था और उसका हाथ कांप रहा था। शुक्र था कि उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए गन चलाने की वजह से डेविस के सामने से गोली निकल जाती है। इसके बाद डेविस एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर नहीं रुकता। वो जल्दी से 101 हाईवे वाला रोड पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है। वो जल्दी से एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में जाता है और वहीं पर अपनी कार को खड़ी कर देता है। इसके बाद वो इस कार को कवर से ढक देता है और दूसरी कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सैरन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। इस वक्त वो मोनरो नाम के एक अमीर जादे से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही थी। मोनरो के पास ढेर सारा पैसा है और उन पैसों को संभालने में उसे दिक्कत हो रही है। लाखों डॉलर की पेंटिंग्स तो उसके घर में पड़ी हुई हैं। वो अपना हर एक चीज का इंश्योरेंस तो करवाना चाहता है लेकिन एक अच्छी कंपनी में। सैरन दावा करती है कि उसकी कंपनी एक नंबर है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मोनरो कहता है कि ठीक है, मैं सोच करके बताऊंगा। इसके बाद हमें ल्यूक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर के साथ बेन वाले केस को सोल्व कर रहा था। बेन इन्हें बताता है कि मेरे पास $3 मिलियन का हीरा था। हमने सब कुछ सीक्रेट रखा था लेकिन उसे पता नहीं कैसे सब कुछ पता था। मेरे पास नकली हीरे थे लेकिन उसे पता था कि असली हीरे कहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता कैसे लेकिन वो सब जानता था। इसके बाद ल्यूक अपने पार्टनर से कहता है कि ये वही 101 हाईवे वाला चोर है। हर बार की तरह वो आया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सामान लिया और यहाँ से निकल गया। दरअसल ये लोग डेविस की ही बात कर रहे थे जो हर बार 101 हाईवे रोड से जा करके चोरी करता था और बिना किसी को चोट पहुंचाए इस बार भी वो चोरी करके निकल गया। घर पहुंचने के बाद वो उन हीरो को निकालता है और उन्हें एक कप में डाल देता है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके सर में से ब्लड निकल रहा है। ब्लड को देख करके डेविस काफी घबरा जाता है। वो ये सोच रहा था कि कहीं उसका ब्लड कार में ना गिर गया हो। इसके बाद डेविस उस कप को लेकर के एक मनी नाम के बंदे के पास जाता है जहाँ पर मनी उससे पूछता है कि इस बार तो सब कुछ ठीक हो गया ना, जिस पर डेविस कहता है कि नहीं, एक गोली चल गई इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मनी कहता है कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो होते रहता है और उससे ये भी कहता है कि रेडी रहना, कुछ दिन बाद तुम्हें सेंट बाबरा वाला भी काम पूरा करना है। जिस पर डेविस कहता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला है, वहाँ पर सिविलियंस रहेंगे, सामने के दरवाजे से चोरी करना है, इसलिए मैं प्लानिंग तो कर रहा हूँ लेकिन अभी के लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो कप को चेंज करता है और यहाँ से चला जाता है। घर पर जाने के बाद वो ऑनलाइन एक इंश्योरेंस कस्टमर को ढूंढ रहा था। सैरन काफी बाकियों से ओल्ड दिख रही थी, इसलिए
डेविस को लगा कि उसे अपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में काफी एक्सपीरियंस होगा। वो सैरन को अपने काम के लिए चुन लेता है। इसके बाद हमें सैरन को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में बैठी हुई थी। उसका मैनेजर उससे पूछता है कि मोनरो के इंश्योरेंस के बारे में क्या हुआ, जिस पर सैरन कहती है कि बातचीत चल रही है, वो अपना इंश्योरेंस हमें ही देगा। जिस पर उसका मैनेजर उससे कहता है कि उसका इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी किस्मत खुल सकती है, इसलिए तुम उसके पास दोबारा नहीं जाओगी। तुम्हारी जगह पर मैडलिन जाएगी और वो मोनरो को आसानी से मना लेगी। इसके बाद सैरन को बेन वाला केस दे दिया जाता है। जो हीरे की चोरी हुई है उसका इंश्योरेंस इनकी कंपनी ने ही किया था। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने हैकर से जाकर मिलता है। यही वो बंदा है जो डेविस को हर एक चीज हैक करके देता है। इस बार वो उसे सैरन के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलता है। इसके बदले में वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मनी को दिखाया जाता है। वो अपना काम पूरा करवाने के लिए ओरमन नाम के एक बंदे को बुलाता है। वो उसे बताता है कि मेरे पहले आदमी ने पूरी प्लानिंग बना दी है, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा गया है, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हें ये काम पूरा करना है। रात में जब डेविस अपनी कार चला करके घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से पीछे से कोई उसकी कार को ठोक देता है। दरअसल वो एक लड़की थी और उसका नाम था माया। उसकी गलती थी, उसने अपनी कार ला करके डेविस की कार में ठोक दी। इसीलिए वो डेविस से कहती है कि अपनी इंश्योरेंस की जानकारी मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगी। लेकिन इसके बदले में डेविस उसे पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करवा लेना, मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। हालांकि माया कहती है कि ये मेरे बॉस की कार है, मुझे कुछ रूल को फॉलो करने होंगे। इसके बाद वो एक कागज पर कुछ लिखती है और फिर ये दोनों उस कागज पर साइन करते हैं। फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद डेविस उससे कॉफी के लिए पूछता है। माया थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि वो अचानक से ऐसा पूछ रहा था। इसके बाद माया उसे उस कंपनी के बारे में बताती है जिसमें वो काम करती है। इसके बाद वो डेविस को नंबर दे करके वो यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सैरन को दिखाया जाता है। जो हीरा चोरी हो गया था उसी पर वो जांच वगैरह कर रही थी, इसलिए ल्यूक भी आकर के उससे बातचीत करता है। ल्यूक उससे पूछता भी है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है वो हीरा किसने चुराया होगा। सैरन उसे बताती है कि हो सकता है कि ये किसी अपने का काम होगा, क्योंकि डैनी ने उस हीरे को छुपा करके रखा था, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसका प्रीमियम इंश्योरेंस है, अगर हीरा नहीं मिला तो हमारी कंपनी को झेलना पड़ेगा, इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से वो हीरा मिल जाए। इसके बाद हमें ओरमन को दिखाया जाता है जो कि उस हीरे को चुराने के लिए आया था। वो हीरा सेंट बाबरा के अंदर जाता उससे पहले ही वो डिलीवरी बॉय पर हमला कर देता है। ज्वेलरी शॉप के अंदर कई सारे मासूम लोग थे, वो उन सबको डरा देता है। डिलीवरी बॉय को वो बहुत मारता है और हथकड़ी छुड़ा करके वो हीरे के बॉक्स को ले लेता है। इसके बाद वो अंदर के लोगों को परेशान करके ज्वेलरी भी लूटता है और फिर आसानी से यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो वापस से माया से मुलाकात करता है। शायद उसे माया पसंद आ गई थी, इसलिए वो सामने से उसके पास कॉल किया था। ये दोनों साथ में बैठ करके डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। डेविस उसकी बातें सुने जा रहा था, वो अपने बारे में ज्यादा कुछ माया को नहीं बताता। डिनर हो जाने के बाद जब माया चली जाती है तब उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। उसे सेंट बाबरा के हीरे की चोरी के बारे में मालूम चलता है। ये देख करके वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि ये काम उसे पूरा करना था, इसलिए वो तुरंत जा करके मनी से मिलता है और उससे कहता है कि सारी प्लानिंग मैंने की थी, आखिर तुमने किसी और को ये काम करने के लिए कैसे भेज दिया? अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई गलती की तो मेरी और तुम्हारी डील हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद मनी भी काफी भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने तो सामने से मना किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, खरीदने वाले उस हीरे का इंतजार कर रहे थे। आज तुम इस पोजीशन पर हो सिर्फ मेरी वजह से, इसलिए अपनी औकात भूलो मत। इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, इसलिए डेविस उठकर चला जाता है। अगले दिन सुबह में मनी वापस जा करके ओरमन से मिलता है और उसे बताता है कि डेविस कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नजर रखो। इसके बाद वो ओरमन को उस हैकर का एड्रेस देता है जिससे डेविस कांटेक्ट में रहता है। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो उसी हैकर से मिलने के लिए गया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ओरमन ने इन दोनों पर नजर रखा है। हैकर कैफे के अंदर जाता है और वो डेविस को एक पर्ची निकाल करके दे देता है। वो डेविस को बताता है कि ये एन्क्रिप्टेड है, इसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता होगा, तुम इससे उसका सोशल मीडिया हैंडल कर पाओगे। घर पर जाने के बाद उस कोड की मदद से वो सैरन के सोशल मीडिया को इजिली हैक कर लेता है। इवेंट के थ्रू उसे सब कुछ मालूम चल जाता है कि वो कब क्या करने वाली है, कहाँ जाने वाली है, इसलिए वो चुपके से उसका पीछा करने लगता है, उस पर नजर भी रख रहा था। हालांकि वो सैरन से सामने से बात भी करता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। बस ऐसा समझ लो कि राह चलते मुलाकात हो गई थी। इधर हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो बड़ी मुश्किलों से एक कैमरे के जरिए डेविस के उस कार को देख लेता है जिससे वो हीरा चोरी करने के लिए गया था। मतलब कि अब इन्हें कार के बारे में मालूम चल चुका था। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने घर पर था और उसके साथ में माया भी थी। वो माया को
अपने साथ घर पर लेकर के आया था। ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते वक्त एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों माया रुकती नहीं है, वो वापस घर चली जाती है। उसके जाने के बाद जब डेविस अपने बालकनी में जाता है तब वो रोड पर एक आदमी को देखता है। इसको देखने के बाद वो जल्दी से भाग करके नीचे जाता है और अपनी कार को अच्छे से चेक करता है। कार को अच्छे से चेक करने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके कार में ट्रैकर लगा हुआ था। इसके अगले ही दिन वो अपने घर को ही चेंज कर देता है। इसके बाद वो एक बीच के किनारे वाले घर पर शिफ्ट हो जाता है। इधर ओरमन हैकर के घर पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। उसे मारने के बाद उससे वो पूछता है कि तुमने डेविस को क्या दिया। हैकर के पास से उसे डेविस की कुछ जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो अपने पार्टनर के साथ अलग अलग पार्किंग में जा करके उस कार को ढूंढ रहा था और किस्मत से उसे वो कार मिल जाती है जिसे डेविस ने यहाँ पर पार्क कर दिया था। इसके बाद वो जल्दी से फोरेंसिक टीम वालों को बुलाता है। काफी समय तक जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि कार तो बिल्कुल नई जैसी है, लेकिन कार के आगे वाले सीट पर थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ मिला है, जिसका मतलब ये था कि ब्लड सैंपल से ये लोग पता लगा लेंगे कि आखिर वो कौन था। इसके बाद हमें डेविस को दिखाया जाता है जो मोनरॉय के घर पर गया था लाखों की पेंटिंग्स को देखने के लिए, और यहीं पर सैरन भी थी जो उसे देख लेती है। उसके पास जा करके उससे बातें करती है। सैरन को लग रहा था कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन बाद में डेविस उससे बात करता है और उससे बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं काफी समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तुम 52 साल की हो गई हो और लगभग कई सालों से उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि तुम प्रमोशन चाहती हो, उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाया हूँ जिसमें 0 रिस्क होगा और तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। मेरा काम है तुम जैसे लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और वो जो अमीर ज्यादा लोग जो हाई वैल्यू वाले आइटम्स खरीदते हैं उन्हें मैं कभी कभी गायब कर देता हूँ, पर मेरा तरीका ना ही ट्रेस होता है और ना ही किसी को चोट पहुँचता है, बस तुम्हारी जैसी कंपनियों को थोड़ा सा नुकसान होता है। सैरन समझ जाती है कि डेविस एक चोर है, इसलिए वो डेविस को जवाब देते हुए उससे कहती भी है कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ अपनी मेहनत से हूँ, ना ही मैंने झूठ बोला, ना ही चोरी की और ना ही किसी को धोखा दिया, और मैं आगे किसी के साथ ऐसा करूंगी भी नहीं। वो डेविस से नाराज होकर के यहाँ से जाने लगती है। तभी डेविस उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉस ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया या झूठ नहीं बोला? फिलहाल अगर तुम्हारा मूड बदल जाता है तो इंस्टाग्राम पर एक बीच का फोटो डाल देना, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। इसके बाद जब वो कार में बैठ करके जाने लगती है तो उसी वक्त डेविस उस लड़के को देखता है जो उसके घर के बाहर खड़ा था। सैरन से जानकारी निकलवाने के लिए वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी डेविस उसके पीछे पड़ जाता है। इन दोनों के बीच में काफी समय तक रेस होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ओरमन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल ठीक ठाक था। वो खड़ा होता है और एक स्टोर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद डेविस भी उसका पीछा करते हुए स्टोर के अंदर जाता है। वो ओरमन से पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो अपना मुंह तो नहीं खोल रहा था, लेकिन जब वो उस पर भड़कता है तब वो बता देता है कि उसे मनी ने भेजा है, जिसके बाद डेविस उसे कहता है कि दोबारा मेरा पीछा मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद अगले दिन हम सैरन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ हमें मालूम चलता है कि मैडली ने कुछ जादू करके मोनरॉय के इंश्योरेंस को ले लिया है, इसलिए कंपनी उससे काफी खुश थी। सबके जाने के बाद उसका मैनेजर सैरन से बात करता है। वो बताता है कि मैंने बात कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम्हें होल्ड करना होगा, तुम्हारा अभी प्रमोशन नहीं हो सकता, तुम पार्टनरशिप में नहीं आ सकती, फिलहाल अभी तुम्हें 1 साल के लिए रुकना होगा। सैरन कहती है कि मैंने 11 सालों से इस कंपनी में काम किया है, मैंने बहुत वक्त दिया है, तुमने पिछले साल भी यही बोला था और उससे पिछले साल भी यही बोला था, जिस पर उसका मैनेजर उससे कहता है कि थोड़ा सा और इंतजार कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन सैरन को अब ये बात अच्छे से एहसास हो गया था कि वो बूढ़ी हो रही है, अगर उसका प्रमोशन या पार्टनरशिप होता भी है तो पैसे कमाने में उसे समय लगेगा, और फिर पैसे कब कमाएगी, जब बूढ़ी हो जाएगी तब। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जितना सोचा है उतना समय उसके पास नहीं है। वो अपना फोन निकालती है और बीच का फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। अपलोड करते ही डेविस को ये खबर मिल जाती है। इसके बाद हमें ल्यूक को दिखाया जाता है। कार में जो ब्लड सैंपल मिला था उसका रिपोर्ट आ चुका था। जब वो रिपोर्ट को अच्छे से चेक करता है तब उसे जेम्स नाम के एक बच्चे के बारे में पता चलता है। उसे ये भी मालूम चलता है कि वो बच्चा लॉस एंजल्स में पला बड़ा है, उसके घर का एड्रेस भी रिपोर्ट में मेंशन था। इसके बाद हमें सैरन को दिखाया जाता है जो डेविस से मिलती है, उससे पूछती है कि आखिर करना क्या है, जिसके बाद डेविस उसे बताता है कि मुझे मोनरॉय के बारे में जानकारी चाहिए जो कीमती सामानों को खरीदने वाला है। सैरन उसे बताती है कि एक इंसान है जिससे वो कीमती सामान खरीदने वाला है और सारा पेमेंट वो कैश देने वाला है। एक साथ उस कमरे में लगभग 11 मिलियन डॉलर होंगे, मुझे उनमें से सिर्फ 3 मिलियन डॉलर चाहिए। इसके बाद डेविस उससे बाकी की जानकारी भी ले लेता है, जैसे कि सिक्योरिटी
कहाँ कहाँ पर होगी और डिलीवरी वाला कौन है। इसके बाद हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो जेम्स के एड्रेस पर जाता है। घर पर एक औरत थी जिसे वो पुलिस वाला बता करके जेम्स के बारे में पूछता है। ल्यूक बताता है कि जेम्स को किसी से खतरा है, इसलिए मुझे उससे बात करनी है। काफी पुराना नंबर था, उसी से वो जेम्स के पास कॉल करती है और वो जेम्स कोई और नहीं बल्कि डेविस था। माँ की आवाज सुन करके वो उनसे हाल चाल पूछता है। इसके बाद ल्यूक फोन को ले लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस फोन को रख देता है। अगले दिन हमें सैरन को दिखाया जाता है जो चुपके से ऑफिस में जाती है और सबके चले जाने के बाद वो कंप्यूटर को ऑन करके मोनरॉय के आइटम्स के डिलीवरी के बारे में काफी जानकारी निकाल लेती है और उसे डेविस के पास भेज देती है। जैसे वो घर पर जाती है तो उसी वक्त ओरमन उस पर हमला कर देता है, उसे बहुत मारता है, उससे पूछता है कि आखिर उसने डेविस को क्या बताया। अब यहाँ से उसे डेविस के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाती है। सैरन बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो कुछ जानकारी उसे दे देती है, लेकिन इस हादसे के बाद वो इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सीधा जा करके ल्यूक से मिलती है। इसके बाद वो ल्यूक को सब कुछ बता देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविस को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर था। जो ड्राइवर पिकअप करने के लिए आया था वो उसके पास जाता है और उसे गन दिखा करके उसे धमकी देता है। वो उसे उसके घर का लाइव वीडियो दिखाता है। उससे कहता है कि अगर वो ज्यादा होशियारी करेगा तो उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी एक दिक्कत हो जाती है। डेविस जिस आदमी को पिकअप करने के लिए आया था उसके पास पहले ही कोई और चला जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद डेविस तैयार होकर के उस आदमी को पिकअप करने के लिए जाता है। उसे पिकअप भी करता है, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि ये तो ल्यूक है। दरअसल उसे सैरन ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए उसे पहले ही पता चल गया था कि डेविस आगे क्या करने वाला है। मोनरॉय जिस आदमी से सब कुछ खरीदने वाला था, ल्यूक ने उसे साइड कर दिया था और उसकी जगह पर खुद आ गया था। डेविस उसे लेकर के उस होटल में जाता है जिस होटल में मोनरॉय रुका हुआ था। वो कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मोनरॉय और उसकी फियोंसे से होती है, लेकिन उसी समय डेविस अपना गन निकाल लेता है और सबको घुटनों के बल बैठने के लिए बोलता है। सबसे पहले तो वो मोनरॉय को तिजोरी खोलने के लिए कहता है जिसमें 11 मिलियन डॉलर रखे हुए थे। डर की वजह से वो तिजोरी खोलता है और डेविस सारे पैसों को नीचे गिरा देता है। बैग में भरने के बाद वो उन सारे पैसों को लेकर के जाने वाला था, लेकिन वो डायमंड भी लेना चाहता था, इसलिए वो ल्यूक से वो सूटकेस खोलने के लिए बोलता है। जब ल्यूक सूटकेस को खोलता है तब हमें मालूम चलता है कि उसमें से पहले से ही एक गन रखी हुई है। जैसे ही डेविस का ध्यान भटकता है तो उसी वक्त ल्यूक गन निकाल करके उस पर तान देता है। ल्यूक को अच्छे से पता है कि डेविस ने आज तक जितनी भी चोरी की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे पूरा यकीन है कि डेविस गन नहीं चलाएगा क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब कमरे में ओरमन आ जाता है। हैकर और सैरन के पास से उसे पूरी जानकारी मिल गई थी। वो इस होटल में बटलर बनकर आया था। फिलहाल वो ल्यूक को अपनी गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूक गन नहीं फेंक रहा था, जिसकी वजह से ओरमन पगला जाता है और वो मोनरॉय को शूट कर देता है। इसके बाद ओरमन धीरे धीरे आगे बढ़ता है उस सूटकेस में रखे डायमंड को लेने के लिए। इस दौरान वो बार बार ल्यूक को अपनी गन फेंकने के लिए बोल रहा था, लेकिन ल्यूक भी काफी जिद्दी था, वो गन फेंक ही नहीं रहा था। ओरमन काफी रिक्वेस्ट करता है और गन चला देता है। हालांकि बाद में हमें मालूम चलता है कि डेविस ने उसे शूट कर दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 100% कंफर्म था वो ल्यूक को मार देता। डेविस कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार देता, जिस पर ल्यूक उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। हाईवे 101 का आरोपी मारा जा चुका है, वो मेरे सामने है। चोर पकड़ा जा चुका है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। एक प्रकार से वो डेविस को छोड़ करके अपना दरिया दिली दिखा रहा था। उसके जाने के बाद मोनरॉय कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगा, जिस पर ल्यूक उससे कहता है कि अगर नहीं बताओगे तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर पुलिस को पता चलेगा कि तुम इस कमरे में क्या करने वाले थे तो वो तुम्हारी जांच करेगी। मोनरॉय को एहसास हो जाता है कि वो सही कह रहा है, इसलिए वो चुप हो जाता है। डेविस आजाद था, वो यहाँ से धीरे से निकल लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।